18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी नए चुने गए सांसदों को शपथ दिलाई गई। आज भी सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींची रहीं। आज का मुद्दा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है। विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे दिया जाए। सरकार के साथ इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनने के बाद विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के 8 बार के सांसद के सुरेश को स्पीकर पद के लिए खड़ा कर दिया है। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। 48 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब देश में स्पीकर के लिए चुनाव होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी रचनात्मक सहयोग की बात करते हैं और फिर वे हमारे नेता का अपमान करते हैं। सरकार कह रही है कि शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के साथ सहमति बनाने की बात कही थी और आज डिप्टी स्पीकर को लेकर फुल ऑन सियासत हो रही है। तो आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे। स्पीकर का चुनाव, सहमति गुल, सियासत फुल। लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। हमारे पास बहुमत है, हमारे पास नंबर है, एनडीए के पास पर्याप्त नंबर है, तभी तो हम सरकार में है। लेकिन नंबर होते हुए भी हम परंपरा अनुसार उनको हम अनुरोध करते हैं कि इस स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर का प्रक्रिया अलग से होता है, तो उसको कंडीशन दे करके स्पीकर का पद को लेकर के डिप्टी स्पीकर का कंडीशन लगाना ये सही नहीं है। तो डिप्टी स्पीकर की कंडीशन लगाना सही नहीं है, ये कह रहे हैं किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। तो ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। सहमति की बात हो रही है लेकिन सहमति बनती नहीं दिख रही है स्पीकर के चुनाव पर। क्या स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है? क्या स्पीकर का चुनाव जब होगा तो एक बार फिर से संसदीय कार्यप्रणाली में एक नया इतिहास लिखा जाएगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजीव रंजन को आप देख रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से होंगे और जीसी मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत खास मेहमान हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ 12th लोकसभा एंड 13th लोकसभा सचिवालय में सचिव रह चुके हैं। इन सब से मैं बात करूंगा, लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लोकसभा स्पीकर के मामले से जुड़ी हुई। एनडीए नेताओं के साथ अमित शाह ने एक बैठक की है। कल होने वाले स्पीकर चुनाव पर मंथन हुआ है। सभी सांसदों को एकजुट रखने पर चर्चा हुई है। सांसदों को सुबह 8 बजे नाश्ते पर बुलाया गया है। सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और कोशिश यह है कि जो एनडीए के 293 सांसद हैं उनको इंटैक्ट रखा जाए और सारे के सारे सांसद वोटिंग के दौरान मौजूद भी रहें। सीधे चलते हैं अमोद राय के पास ज्यादा जानकारी के लिए। अमोद बताइए क्या जानकारी है? देखिए, गृह मंत्री ने अभी बहुत सीरियस बैठक की और उसमें पहले अपने मंत्री परिषद के साथ बैठक की जिसमें वरिष्ठ सारे नेता मौजूद रहे। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव सरीखे नेता मौजूद रहे। उसके बाद एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में जो तय हुआ, जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक सारे जो सांसद हैं उनको एक बार प्रक्रिया जरूर समझा देना चाहिए, क्योंकि ये पेपर से वोट होना है तो किसी तरह की त्रुटि न रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ ही 293 जो सांसद हैं इसमें बहुत सारे नए सांसद हैं, पहली बार के सांसद हैं, तो कोई गलती न करें इसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए कल सुबह 8 बजे छोटे छोटे समूह में नाश्ते पे बुलाए जाएंगे ये सारे सांसद। अपने अपने क्षेत्र के नेताओं के साथ जो महत्वपूर्ण नेता है उनको टिप्स देंगे, सुझाएंगे कि कैसे वोटिंग करना है। साथ ही दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि कैसे 293 से ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी जो छोटे छोटे दल हैं, जो सिंगल पार्टी के दल हैं, एक एक एमपी के दल हैं, उनको साथ कैसे जोड़ा जाए उस पर भी कवायद होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि कल एनडीए के लिए जो पक्ष में वोट होगा वो 300 प्लस में वोट होगा, उसके लिए पूरी कवायद की जाएगी। 300 प्लस में वोट होगा, ये बड़ी खबर आप कह रहे हैं, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। चलिए इस बारे में भी आगे हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमोद राय। तो कल होने वाले स्पीकर चुनाव को लेकर अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है और उसमें एनडीए के तमाम सहयोगी भी मौजूद रहे हैं और कोशिश ये है कि कैसे उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया जाए। देखिए मेरे साथ अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया एक बड़ा पैनल है। शहजाद पूनावाला के पास सबसे पहले
पहले चलते हैं तो शहजाद, अब ये पहली बार मोदी सरकार में, क्योंकि तीसरा टर्म है मोदी सरकार का, अभी तक स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं था, पहली बार स्पीकर चुनाव भी होने जा रहा है 48 साल बाद वैसे देखें तो क्या यहां भी जिस सहमति की बात आप कह रहे थे, जिस सहमति की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, वो सहमति यहां भी नदारद है, बना नहीं पा रहे आप विपक्ष के साथ, क्यों? देखिए, जिनके पास बहुमत का अभाव हो वो यदि ब्लैकमेल की राजनीति पर उतर आए, और ब्लैकमेल की राजनीति भी ऐसे कि माई वे या हाईवे, और आज वैसे 50 साल हो गए कि माई वे और हाईवे का क्या परिणाम भुगतना पड़ा इस देश को, वही इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित होकर वो अगर इस प्रकार की बातें करे, स्पीकर का चुनाव जो होता है, दरअसल वैसे चुनाव नहीं होना चाहिए था, स्पीकर किसी पार्टी के नहीं होते, स्पीकर इन पार्टी के लाइन से ऊपर होते हैं, परंतु स्पीकर के पूरे प्रक्रिया में डेप्यूटी स्पीकर जो कि एक अलग प्रक्रिया है, उसको लाना, प्री कंडीशन सेट करना, मेरे 2 या 3 सवाल है। यदि कांग्रेस पार्टी कहती है कि डेप्यूटी स्पीकर हमेशा कन्वेंशन है कि ऑपोजिशन का ही होता है, तो आज मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, कर्नाटका कांग्रेस रूल्ड, डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस का, तेलंगाना कांग्रेस रूल्ड, डेप्यूटी स्पीकर वेकेंट, वेस्ट बंगाल तृणमूल रूल्ड, तृणमूल कांग्रेस का डेप्यूटी स्पीकर, तमिलनाडु डीएमके कांग्रेस रूल्ड, डीएमके का डेप्यूटी स्पीकर, केरला एलडीएफ रूल्ड, वहां पर तो कांग्रेस को भी नहीं दिया है, वहां पर भी लेफ्ट नहीं रखा है अपने पास, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस रूल्ड, डेप्यूटी स्पीकर हिमाचल प्रदेश का, और 1952 से लेकर 1969 तक डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस का ही रहा। इसका मतलब कांग्रेस के तर्कों के हिसाब से नेहरू जी और हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटक ग्राफिक्स है हमारे पास, बुलडोज कर रही है, क्या ये स्वीकारते हैं? बताइए भाई अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता सरकार कह रही है, बात स्पीकर की हो रही थी, आप कहां डेप्यूटी स्पीकर को बीच में ले आए? प्रश्न शर्तों का है ही नहीं, यहाँ सवाल एक मत होने का नहीं है। प्रजातंत्र में सहमति अपनी जगह है, मगर प्रतिपक्षी दलों को जो दायित्व दिया है देश की जनता ने, एक मत हो वो दिया है कि मुखरता से उनकी आवाज सदन में उठाई जाए। अब क्या आवाज है विपक्ष की? विपक्ष की ये आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी को देश ने हरा दिया, तो इसलिए बैसाखियों पर ये सरकार है। बैसाखियों पर सरकार है मतलब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के रहमो करम पर ये सरकार है। हमने सिर्फ इतने बात कही थी कि हम अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं, डिप्टी स्पीकर आप हमको, हमने अपना बार बनाया। क्या देखा और क्या भोगा है देश ने? 10 वर्ष ये देखा कि जब कृषि के क्रूर काले कानून आए, राजीव रंजन जी भी हमारी तरफ थे, तब वोट डिवीजन मांगने पर सदन से उठाकर बाहर फेंक दिया 21 सांसदों को। जब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को लेकर चर्चा होनी थी, तब 100 लोकसभा के और 46 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया इस सरकार ने। हमने देखा है कि ना चीन की घुसपैठ पर चर्चा हुई, ना बेरोजगारी पर, अबे जी मैं टोकना नहीं चाह रहा था बीच में आपको, आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए, आपका क्योंकि कनेक्शन भी बीच में थोड़ा थोड़ा कट रहा, मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाह रहा था। इस मुद्दे पर आप आगे बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा आपको। लेकिन अभी बीजेपी की आपत्ति यह है कि आपकी राज्य सरकारों में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों आपके पास हैं। इनफैक्ट इतिहास ये कहता है कि नेहरू सरकार में 3 बार स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों कांग्रेस के रहे, और अब इंदिरा सरकार में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों कांग्रेस का रहा। तो जिस ट्रेडिशन का हवाला आप दे रहे हैं, जिस संसदीय परंपरा का आप हवाला दे रहे हैं, उसमें आप भी ऐसा कर चुके हैं कि दोनों पद आपके पास रहे। गौरव जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जहां राज्य की सरकार है, वहां के नाम लेकर के अपने ऑफिस से, अपने डिपार्टमेंट से मंगाए जहां डिप्टी स्पीकर कांग्रेस पार्टी का है। एक बात। दूसरी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता, ये विशेष परिस्थितियां हैं। विशेष परिस्थितियां इसलिए कि प्रजातंत्र का दमन हुआ है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आप जानकर पूरा देश हतप्रभ रह जाएगा कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन का जो नियम हमारा था, जहां 70% तक कानून जनता के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए डाले जाते थे, उसको घटाकर 11% कर दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी को जो कानून जाया करते थे वो 17% आ गए, जो 74% थे। तो आप कह रहे हैं कि ये विशेष परिस्थिति है, इसलिए इसमें डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। गौरव जी, इसमें क्या है? बड़ा हृदय दिखाइए। पहले ही तो आप ही के पास ला दिया देश की जनता ने, अब आप अहंकार उसमें भी पालेंगे।
मोदी जी ये अहंकार से नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि अहंकार आपकी से नहीं आदत- चलेगा। बताइए भाई शहजाद, आप लोग अहंकार पाल रहे हैं, ये विशेष परिस्थिति है। आप लोगों ने पिछली सरकार में 150 इनके सांसद सस्पेंड कर दिए, इसलिए इनको डेप्यूटी स्पीकर चाहिए। देखिए, आज कम से कम अभय जी ने सबसे वरिष्ठ हमारे राजीव जी के सामने माना कि उनकी तेलंगाना की सरकार, उनकी झारखंड की सरकार, उनकी इंडिया अलायंस की वेस्ट बंगाल की सरकार, पंजाब की सरकार, कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार, ये अहंकारी सरकार है। क्योंकि ये इतिहास की बात नहीं है। एक सेकंड, बीच में नहीं अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। राजस्थान अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अभय जी सुन लीजिए, ये तरीका नहीं चलेगा। अभय जी वैसे भी आप इंटरनेट के थ्रू है तो आपकी लेट आ रही है वॉइस, इसलिए बोल लीजिए, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। बोलिए शहजाद। मैं तो इतिहास में जा ही नहीं रहा, मैं तो वर्तमान की आज की तारीख की गिना रहा हूं। इन्होंने कहा ये कन्वेंशन है। हमारे देश में जो प्रणाली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, ये स्टेट और सेंटर दोनों में है। तो स्टेट में ये खुद की ही बताई हुई कन्वेंशन को नहीं मानते क्योंकि ये अहंकारी है, ये उन्होंने स्वीकारा। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये भी स्वीकारा कि नेहरू जी, इंदिरा जी तो वैसे टायरेंट और डिक्टेटर थी ही, पर वो एरोगेंट भी थी, इसीलिए उन्होंने नहीं किया। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, सहमति की डफली बजाने वाले आज बताएं कि टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आज जब के सुरेश का नाम आगे कर दिया गया तो हमें तो पूछा भी नहीं। सहमति की बात करने वाले लोग, एलओपी का पद सीडब्ल्यूसी ने कह दिया यूनानिमस। जैसे अभिषेक बनर्जी की बाइट हो तो पीसीआर मुझे बताइएगा, अभिषेक बनर्जी की बाइट भी इस पर है, हो तो बताइएगा। अब ये इस पर अभय जी जवाब देंगे। हाँ बोलिए शहजाद, कंप्लीट कीजिए। 5 सेकंड और ले रहा हूं मैं। एलओपी के पद के लिए सीडब्ल्यूसी ने एक तरफा रेजोल्यूशन पारित कर दिया, ना समाजवादी को पूछा, ना टीएमसी को पूछा, ना एनसीपी के शरद पवार फैक्शन को पूछा। और केवल अभिषेक बैनर्जी ने नहीं, एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने भी कहा कि हमें तो पता ही नहीं के सुरेश का नाम। और के सुरेश जी का इतना अपमान। भाई बार बार जब दलितों के नाम पे आप उन लोगों को आगे करते हो जहां पर हारने वाले हो, चाहे वो 2002 में सुशील कुमार शिंदे, 2017 में मीरा कुमार, या आज आप कभी वो जगह क्यों नहीं देती जो उनको मिल सकती है। अभय जी 1 मिनट है आपके पास, जवाब दीजिए। फिर मेरे साथ जीसी मल्होत्रा साहब जुड़ चुके हैं, वो क्योंकि कन्वेंशन को भी जानते हैं और संविधान को भी जानते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे इस पर। लेकिन पहले आप अभय जी 1 मिनट में जवाब दीजिए अपना। वैसे तो शहजाद भाई मेरे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आज थोड़ा अध्ययन कम किया। क्या कह रहे हैं कि एलओपी से सहमति नहीं ली? अरे साहब, संख्या बल के आधार पर वो राजनीतिक दल का एलओपी होता है, भारत के संविधान ने यह प्रदत्त किया है। पिछली बार आपने उसका अवसर हमको नहीं दिया था। खैर छोड़िए, ये प्रथा भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रारंभ की। हमने तो राज्य सरकारों में दिए थे, इन्होंने राज्य दर राज्य नकारना प्रारंभ कर दिया। डिप्टी स्पीकर, मैंने तो कहा कि पूरे डिबेट में ये एक उदाहरण दे। खैर छोड़िए, इस लड़ाई को दरकिनार करिए। हम तो सहमत हैं, हम लोकसभा अध्यक्ष पद पर सहमति बनाने के लिए तैयार हैं। क्या जाता है, आप डिप्टी स्पीकर दीजिए, बड़ा हृदय करिए प्रधानमंत्री जी। छोटे हृदय से बड़ी बात नहीं हो सकती। छोटे हृदय से बड़ी बात नहीं हो सकती, ठीक है, ये आपने बड़ी बात की। मैं शहजाद में भी आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। अभी मल्होत्रा साहब का वक्त तक 1 मिनट रुकिए। जीसी मल्होत्रा साहब हमारे साथ है। ओके अभय जी ओके, आपने बड़ी बात कह दी, छोटे दिल से बड़ी बात नहीं हो सकती, ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जीसी मल्होत्रा मेरे साथ है। सर, आप क्योंकि लोकसभा के सचिवालय में रह चुके हैं, आप लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, स्पीकर पद के चुनाव को अच्छे से समझते हैं, जरा हमारे दर्शकों की कंफ्यूजन दूर करिए सर। क्या कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से संविधान में बहुत सारी चीजें कही गई, हमारा संविधान जहां से लिया गया वो तो पूरा कन्वेंशन पर आधारित है सर, तो कन्वेंशन क्या कहता है, नियम क्या कहता है? क्या डिप्टी स्पीकर को का पद विपक्ष को देना जरूरी है? देखिए, ऐसा संविधान के हिसाब से अगर चलें तो आर्टिकल 93 कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दे शैल बी चोजन बाय द लोकसभा। अब प्रोसेस जो है वो रूल 7 है, रूल्स ऑफ लोकसभा स्पीकर, जिसमें एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से नोटिस दिए जाएंगे। एक मेंबर प्रपोज करेगा, दूसरे मेंबर का नाम, और तीसरा मेंबर उसको सेकंड करेगा, समर्थन देगा। ये सेम चीज़ करने के बाद जितना नोटिस आएंगे वो 1 बाय 1 जो प्रो टेम स्पीकर होंगे कल वो पुट करेंगे, और एक मोशन अगर कैरी हो गया तो वो वॉइस वोट से स्पीकर इलेक्ट हो जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो डिवीजन के साथ इलेक्ट हो जाएंगे। अब ये तो रहा जहाँ तक लॉ का सवाल है, आर्टिकल 93 और रूल 7 का, ये प्रोसेस है इलेक्शन का। अब इसमें ये भी है कि अगर एक नोटिस, एक मोशन कैरी हो गया तो बाकी के मोशन जितने भी हैं वो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे। अब आज के केस में अगर हम देखें, इस दफ़ा के केस में, कि अगर ओम बिरला जी का पहला नोटिस है और अगर वो कल कैरी हो जाता है तो दूसरे नोटिस
जो के सुरेश जी के और दूसरे हैं वो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे। अब रही बात कन्वेंशन की, कन्वेंशन दोनों हैं, बहुत बार इस तरह हुआ है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर सेम पार्टी के रहे हैं, पर जब से कोलिशन गवर्नमेंट आई तो कुछ देर डिप्टी स्पीकर या तो ओपोजिशन को दिया गया या अपने जो समर्थन वाले घटक थे उनको दिया गया। तो कन्वेंशन दोनों तरह की है। अब पिछले 10 साल 14 से लेके 24 तक तो कोई डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया, तो इसलिए ऐसी कोई कन्वेंशन नॉर्मली जो 19 तक तो कोलिशन गवर्नमेंट से में 24 तक नहीं बनाया गया। ये आप ठीक है, तो आप कह रहे हैं सर कन्वेंशन ये कहता है कि या तो अपने घटक दल को भी दे सकते हैं डिप्टी स्पीकर का पद या फिर अपने विपक्षी पार्टी को भी दे सकते हैं, इसमें कोई नियम ऐसा नहीं कि इसको देना ही है, यही कह रहे हैं ना सर आप? नहीं, नियम क्लियर है कि मोशन जो आएगा एक दफा कैरी हो गया तो बाकी के मोशन इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे, तो इसके बाद इसका मतलब इलेक्शन की बात ही नहीं है, वो तो एक एक मोशन है। ये नहीं है कि ए वर्सेस बी, ऐसा नहीं है इलेक्शन। इलेक्शन ये है कि अगर ए का इलेक्शन हो गया तो बी का इलेक्शन इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब यहां पर सवाल राजीव रंजन साफ है, घटक दलों को भी मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद और विपक्ष को भी दिया जा सकता है। तो आपके पास स्पीकर है, आप एक घटक दल की सरकार चला रहे हैं, तो विपक्ष को आप लोग क्यों नहीं देना चाहते डिप्टी स्पीकर का पद? कन्वेंशन है जिसमें डिप्टी स्पीकर को पद दिए गए हैं, राज्यों में भी दिए गए हैं और लोकसभा में भी दिए गए हैं, दिक्कत क्या है विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये कन्वेंशन का हवाला में नहीं देना चाहिए। कुछ अवसरों पर विपक्ष को मिला, अनेक अवसरों पर सत्ता पक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखा। अब एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर 2014 देखें तो एनडीए ने थम्बी दुराई को डिप्टी स्पीकर बनाया एआईएडीएमके के कोटे से, तो ये उस समय भी विपक्ष को नहीं मिला था। 2019 से 24 में तो कोई डिप्टी स्पीकर हुआ नहीं। इसलिए अगर हाल के 10 वर्षों पर हम बात करते हैं तो वैसी स्थिति में भी इसके कोई पूर्व के उदाहरण नहीं है। अब जहाँ तक रणनीतिक तौर पर एक बढ़त, जो मनोवैज्ञानिक बढ़त उनको इस तरीके से मिलती थी कि एक बिखरे हुए विपक्ष को एक बड़े नंबर में जनता ने वोट करके यहाँ भेजा, तो इस मैंडेट से एक मजबूत विपक्ष का जो एहसास पैदा हुआ वो इन्होंने अपने एक फैसले से उसको धूल में मिला दिया है। जो गठबंधन की गांठें हैं वो इस फैसले के पहले से दिख। सर, आप एक तरफ सहमति की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं विपक्ष ने अपने एक फैसले से धूल में मिला दिया इस पूरे संसदीय जो कोऑर्डिनेशन है। सर, आपकी बात मानी जाएगी तो वो भी तो चुन कर आए हैं सर 233, उनकी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने पूरी बात या तो समझी नहीं, या मैं जो कहना चाहता हूं कि आप रणनीतिक तौर पर परंपराओं का हवाला नहीं दीजिए, इसलिए कि देश में अनेक आपकी सरकारें अलग-अलग। मैं सर एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, दोनों ही मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं राजीव भाई, डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाहते आप विपक्ष को? एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि ये दिक्कत है, ये नहीं, हम नहीं देंगे। मैं आ रहा हूं शहजाद। नहीं, मैं आपको जो कहना चाहता हूं आप इसको सुन लीजिए, आपने सबको सुन लिया है। मैंने ये कहा नहीं देना चाहते हैं, वो तो टकराव और शर्तों के साथ आपने बातें रखी, तो वो बात समझ से परे है। जहाँ तक विपक्ष के बजाय अगर सत्ता पक्ष के अंदर घटक दलों के सामंजस्य का सवाल है, तो आज भी जो राज्यसभा में उपाध्यक्ष का पद है वो जदयू के कोटे में ही है। हरिवंश जी हमारे कोटे से वहाँ राज्यसभा में उपाध्यक्ष हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो गठबंधन के अंदर कोई गांठ नहीं है, इनके फैसले से इनके गठबंधन की गांठें सामने। गठबंधन के अंदर गांठ नहीं है तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये तो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। आशुतोष वर्मा, आप लोग जिद पर अड़ गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं एनडीए के यहां पर घटक दल, क्या कह रहे हैं? आप लोग इनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना चाहते, क्यों जिद पर अड़ गए हैं आप लोग? देखिए है कि कोऑर्डिनेशन कौन नहीं बनाना चाहता ये तो आप देख रहे हैं। आज सुबह ही इंडिया की घटक की तरफ से केसी वेणुगोपाल जी और टीआर बालू जी राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने अपना ये पक्ष रखा कि अगर हम आपके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ओम बिरला जी को हम सपोर्ट करते हैं
तो उपाध्यक्ष का पद आप विपक्ष को देने के लिए तैयार हो। लेकिन वही राजनाथ सिंह गोल मोल करते रहे, उस बात पे उन्होंने अपनी सहमति नहीं जाहिर की। जब सहमति नहीं जाहिर की तो हमने समझ लिया कि ये कॉपरेशन की मूड में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं सर। मैं कॉपरेशन की तरीके से एक सवाल पूछ रहा हूं सर, लेकिन नहीं चला। कोऑपरेशन तो दोनों तरफ से होगा ना सर। मैं राज्यों को, आपके राज्यों में मैं राज्यों की दिखाता हूं सर। देखिए सर, कर्नाटक में स्पीकर कांग्रेस का है, डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस के हैं। हिमाचल प्रदेश में स्पीकर कांग्रेस के हैं, डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस के हैं। पश्चिम बंगाल में स्पीकर टीएमसी के हैं, डेप्यूटी स्पीकर टीएमसी के हैं। तमिलनाडु में स्पीकर डीएमके के हैं, डेप्यूटी स्पीकर डीएमके के हैं। दिल्ली में सर स्पीकर आम आदमी पार्टी के हैं, डेप्यूटी स्पीकर आम आदमी पार्टी के हैं। केरल में सर स्पीकर सीपीएम के हैं, डेप्यूटी स्पीकर सीपीआई के हैं। तो सर कोऑर्डिनेशन, सहमति, विपक्ष का सम्मान, ये तो यहां भी दिखना चाहिए था ना सर। गौरव जी, अगर हम लोकसभा की बात करें और विधानसभा की बात करें तो हर समय स्थिति इतर होती है। आप आज इसमें मजबूत विपक्ष के सामने खड़े हैं। आपके पास 240 है, हमारे पास 232 हैं। आप 293, हम 232 हैं। ये मजबूत विपक्ष है। और पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि कॉन्स्ट्रक्टिव विपक्ष होना चाहिए, कोऑपरेटिव विपक्ष होना चाहिए। हम विपक्ष के नाते विपक्ष मजबूत होगा तभी उसको डेप्यूटी स्पीकर देना चाहिए, ये कह रहे हैं आप। मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले, जल्दी पूरी करिए। मेरी बात, अगर ये बात नहीं होती तो ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर सकते थे ना। लेकिन वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रवैया अड़ियल ही रहा है। और चाहे वो गुजरात में रहा हो, एकाधिकार किया है, चाहे उन्होंने 10 साल यहाँ पे किया है। इसलिए राजनाथ सिंह को भेजा गया कि वो एक इस टाइप के आदमी है जिसमें हर तरह से विपक्ष को बात करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उनको भी सख्त निर्देश थे कि कोई सहमति नहीं बनानी है। अब जवाब दे लेता हूं मैं आपकी बात का। आप कह रहे हैं अड़ियल रवैया है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने बात कही लेकिन रवैया अड़ियल है विपक्ष की तरह से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए शहजाद, अड़ियल रवैया है आप लोगों का। गौरव जी, मैं केवल 20 सेकंड में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली, ममता दीदी और राहुल गांधी ने अभी तक उनको शुभकामनाएं नहीं दी है। ये बेसिक औपचारिकता है, ये बेसिक औपचारिकता है लोकतंत्र की। आपको पता है ममता बनर्जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैंने लाइट बंद कर दी। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम को खड़गे जी ने बॉयकॉट किया। आपको पता है कि पहली बार देश के इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन डे के प्रोग्राम को सारे लोगों ने मिलकर आदिवासी समाज की राष्ट्रपति को बॉयकॉट कर दिया। ये कन्वेंशन और अड़ियल रवैये की बात कर रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारे पास संख्या बल है 293 के, फिर भी जाकर बात करो विपक्ष से कि हम सर्वसम्मति से स्पीकर को बनाएं। वहां पर राजनाथ जी गए और मैं आपको राजनाथ जी की कोट अनकोट बात बता रहा हूं। राजनाथ जी ने कहा इनसे कि देखिए ऐसा है, स्पीकर इलेक्शन अलग, डेप्यूटी स्पीकर अलग, अभी स्पीकर की चर्चा करने आया हूं मैं। 3 बार उन्होंने खड़गे जी से बात की और उन्होंने कहा इस पर सहमति कर दीजिए। डेप्यूटी स्पीकर पर हम तैयार थे, बात के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे, हालांकि इन्होंने कभी नहीं बनाया। आज मैं पूछना चाहता हूं, डेप्यूटी स्पीकर के लिए आप तैयार थे, इसका क्या मतलब? आप विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर देने के लिए तैयार थे? मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बात सुनिए। हमने इनसे कहा कि यह शर्त लगाकर स्पीकर के विषय को नहीं किया जा सकता। स्पीकर अलग, डेप्यूटी स्पीकर अलग। डेप्यूटी स्पीकर पे, और मेरी बात फिर से सुनिए, डेप्यूटी स्पीकर के विषय पर एनडीए अलायंस, इंडी अलायंस के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए और उनकी पक्ष को सुनने के लिए तैयार था। 10 सेकंड और दे दीजिए आप, 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि माय वे या हाईवे होगा और तब जाकर हमने उनको अपना इतिहास याद दिलाया। और मैं तो पूछा, बाकी छोड़ दो, टीएमसी से पूछा के सुरेश टीएमसी पर एक बड़ी खबर आ गई है, टीएमसी पर बड़ी खबर आ गई है। ब्रेक कीजिए। स्पीकर को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में सहमति बन गई है। देखिए अभी हमने आपको बताया था और अब ये खबर, मैं अभिषेक बनर्जी की वो बाइट भी सुनाऊंगा आपको जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमसे सहमति नहीं ली, लेकिन अब खबर यह है कि कांग्रेस की बैठक में शामिल होगी टीएमसी। रात 8 बजे इंडिया गठबंधन के नेताओं की खड़गे के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक है और खबर यह है कि टीएमसी इस मीटिंग में शामिल होगी। टीएमसी और कांग्रेस में सहमति बन गई है। यह एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको यह भी सुनाता हूं अभिषेक बनर्जी ने कहा क्या था इससे पहले। तब खबर यह थी कि इंडिया में कांग्रेस और टीएमसी में नहीं बन रही है स्पीकर पद को लेकर। सुना दीजिए जरा पीसीआर। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो उन्होंने पहले कहा था कि सहमति नहीं बनी, हमसे कोई बात नहीं हुई, यूनिलैटरल डिसीजन है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सहमति बन गई है टीएमसी और इंडिया के
कांग्रेस के बीच। तो शहजाद, जो आप टीएमसी का एक यहाँ पे स्टैंड ले रहे थे वो तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। एक वाक्य, पहले तो अभिषेक बैनर्जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि यूनिलैटरल डिसीजन लिया, वो हटता नहीं है जस्ट बिकॉज वो मीटिंग में जा रहे हैं। और एनसीपी के शरद पवार जी का भी बयान सुनवा दीजिए, उन्होंने तो अभी तक कोई सहमति नहीं जताई है। उन्होंने भी कहा कि हमारे को कहा ही नहीं गया कि किसी का नाम आगे किया जाएगा, और मैं बाकी सब छोड़ दीजिए। नहीं, शरद पवार का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्पीकर सरकार का होना चाहिए लेकिन डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। और ये कहा है उन्होंने उन्होंने। आगे का सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे समझ में आता है उन्होंने मराठी में जो कुछ बोला है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हम लोग किसी को फील्ड करेंगे, ये बात मुझे कतई पता नहीं है। मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ता हूँ, महाराष्ट्र में ही जब एमवीए की सरकार थी तो जब इनका अलायंस था तब इन्होंने एलओपी सर्वसम्मति से बनाया था। एमवीए का जब गठबंधन नया नया बना था अभी, तो उसके बाद उन्होंने वहां पर तो एलओपी पूछ के बनाया, और आज एलओपी के लिए क्या बोल रहे हैं अभय डुबे जी कि हमारी संख्या हम बना लेंगे। वाह, मतलब कि यहां पर पीडीए को नहीं रखेंगे। तो नहीं है ना सर, मुद्दा एलओपी नहीं है, मुद्दा उनकी पार्टी भी नहीं है, वो अपनी पार्टी का मुद्दा अपने हिसाब से तय कर लेंगे। मुद्दा है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, मैंने तो बता दिया, मुद्दा है कन्वेंशन, मुद्दा है सहमति। आप कह रहे हैं माई वे और हाई वे, इस वजह से हम इनको डेप्यूटी स्पीकर नहीं दे रहे क्योंकि ये अड़ गए, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने माई वे और हाई वे अपनाया जबकि हम तैयार थे बातचीत के लिए, पर अब अभय जी तो खुद स्पीकर बनवाने अच्छा वाले हैं। अभय जी सवाल क्या आ रहा है, सुनिए अभय जी सवाल क्या आ रहा है, सवाल ये है कि कम सीटें जीतकर भी कांग्रेस पार्टी में एक एरोगेंस आ गया है, एक एरोगेंस उनके नेताओं में आ गया है और वो सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, और उसी के तहत स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी यहां दिख रहा है। आप एरोगेंट हो गए, सरकार आपसे बात करना चाहती है, आप नहीं बात कर रहे। राहुल जी ने विश नहीं किया आज तक। राहुल जी ने विश भी नहीं किया अभी तक। देखिए एक और आरोप है आपके ऊपर, राहुल जी ममता जी ने आज तक विश नहीं किया है। गौरव अग्रवाल जी, प्रजातंत्र का नुकसान मत करिए। सर मैं कोई नुकसान नहीं कर रहा, मैं क्या नुकसान कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहे, मैं तो आपको सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। हम अगर इसमें क्या नुकसान है, यही तो प्रजातंत्र है सर। हम अगर एक दलित आदमी को अपना उम्मीदवार बना दे तो आप अहंकारी बता रहे हैं हमको। मैं क्या बात अहंकारी कहां बता रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपके ऊपर ये आरोप लगा रही बीजेपी। मुझे बाइट बता दीजिए, ये तो आपके चैनल की तरफ से आपने प्रश्न किया ना। मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि अगर राजनाथ सिंह जी ने आगे होकर संपर्क किया और ये कहा कि हम कॉल बैक करते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस पर अपनी राय, क्योंकि निर्णय तो मोदी जी को ही लेना है, वहां तो कोई दूसरा पक्ष सुना ही नहीं जाता। आज मैं आगाह करता हूं राजीव रंजन जी को, राजीव रंजन जी अगर आपने खुली छूट दे दी तो जो महाराष्ट्र में हुआ है वो दोहराया जाएगा, याद रखिएगा। आपकी पार्टी का सिंबल छीनकर पार्टी के किसी दूसरे नेता को पकड़ा दिया जाएगा, आपकी पार्टी खत्म कर दी जाएगी। ये बात टीडीपी को भी समझनी चाहिए, क्योंकि हमको इतिहास से सीखना चाहिए कैसे बुलडोज किया गया है डेमोक्रेसी को, उसके बचाने की लड़ाई है। हम एक संवेदनशील आपको दल मानते हैं जो गलती से ही सही, लेकिन आज एनडीए के साथ है। 6 माह रुक जाइए, 6 माह में सारी परिस्थितियां, क्योंकि इनको भी अनुभव होगा, डे बाय डे ये एक्सपीरियंस करेंगे इस बात को कि किसनी बुरी तरह जैसे अभय जी एक सवाल अभी तक नहीं आया। आपने राजीव रंजन को इतनी बातें सुना दी, राजीव रंजन जवाब देंगे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुरानी सरकारों में 4 बार, हो सकता है उससे ज्यादा भी दिया हो, डेप्यूटी स्पीकर का पद अपने पास रखा, तो आज जब बीजेपी रख रही है तो आप इसको विशेष परिस्थिति बता दे रहे हैं। अरे उन्हीं की सरकार में जब डेप्यूटी स्पीकर रखा गया था उसी समय इमरजेंसी लगी थी सर, उससे ज्यादा तो कोई विशेष परिस्थिति नहीं रही होगी। और आज वही दिन भी है सर। आप ये बताइए, संयोग से ये बताइए, एक अवसर बता दीजिए जब इन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मांगा, बताइए। आज हमको डे बाय डे सीखना चाहिए, डेमोक्रेसी को परिष्कृत करना चाहिए। आज क्या हाल कर दिया आप देखिए तो सही। चर्चा तक नहीं कराना चाहते प्रधानमंत्री जी, खुद बोलना तक नहीं चाहते उन विषयों पर जो देश की भूभागी अस्मिता से, अखंडता से जुड़े हुए हैं। चीन पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर नहीं होगी, बेरोजगारी पर नहीं होगी, ऐसे बुलडोज कर देंगे क्या प्रजातंत्र को? इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों की पक्ष, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा हृदय दिखाए विनम्रता से। हमने अगर सहमति दे दी, तुरंत दे दी कि हाँ ठीक है हम लोग सहमत हैं, आप आपके लोकसभा का अध्यक्ष। मैं राजीव रंजन से पहले जवाब लूंगा, सहमति के साथ चुनेंगे। और राजीव रंजन जी को मैंने आगाह किया है, मैंने कोई खरी खोटी नहीं। अच्छा मैं पूछ लेता हूं, इस मुद्दे को यही निपटाइए। अभी एक मुद्दा है अभय जी, इसके अलावा एक मुद्दा है जिसको बार बार बीजेपी के प्रवक्ता उठा रहे हैं
कि राहुल जी ने और ममता जी ने मोदी जी को बधाई क्यों नहीं दी, अगर स्वस्थ लोकतंत्र के आप हिमायती हैं तो? मोदी जी से पूछिए कि पाकिस्तान के नेता जो उनको ट्वीट कर रहे हैं उन पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आतंकी हमले हुए, हमारे लोगों ने जान गंवाई, क्या ट्वीट किया? रेल का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या ट्वीट किया? सैनिकों की शहादत हुई, क्या ट्वीट किया? नीट में विद्यार्थियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर क्या ट्वीट किया? एक ट्वीट नहीं करते प्रधानमंत्री। आपने कल्लकुरुचि पे ट्वीट किया, दुहाई मत दीजिए। आपने स्वाति मालीवाल पर ट्वीट किया, आपने कल्लकुरुचि पे किया, आपने नालगोंडा में ट्राइबल महिला के साथ जो हुआ उस पर ट्वीट किया। अभय जी, आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। उस पर कभी आज तक इन्होंने स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज तक शुभकामनाएं नहीं दी है। टीवी 9 भारतवर्ष के ये दर्शक जाने इस बात को, ये लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं जो इमरजेंसी का खून लेकर दौड़ रहे हैं। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना। अरे तो अभय जी, अभी तो आप बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे थे, मेरा जवाब इस पर है भी नहीं। खैर, डिबेट इस मुद्दे पर है भी नहीं, लेकिन अभी आप बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी बड़ा दिल दिखाए। मेरा मुद्दा आज डिप्टी स्पीकर ही है, उसी पर रहेंगे। आपने बोल दिया, आप मुझसे आगे इस पर बात नहीं करेंगे। भाई राजीव रंजन, बताइए, क्या आप चाहते हैं घटक दल को पद मिले या विपक्षी दल को मिले? दिल की चाहत क्या है? स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? देखिए गौरव जी, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने के बजाय ये पैनलिस्ट को ये इजाजत दीजिए कि जो सवाल हमसे पूछे गए हैं उसका जवाब लेने में आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, आपकी बोलिए। डिबेट केवल हम लोगों के बात करने से डिरेल होती है या किसी और वजह से होती है? नहीं, कोई डिरेल नहीं हो रही। आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे सवाल को उसमें शामिल पहली कर बात तो लीजिएगा। ये है, नहीं मैं जो बोलना चाहता हूं आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको एक अवसर मिला था, आप उस अवसर को आपने गंवा दिया, आपकी ट्रेन छूट गई। नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर अगर नीतीश कुमार जी की कोशिशों से इंडिया गठबंधन की बुनियाद पड़ी, लेकिन आपने जो स्थितियां पैदा की, नीतीश कुमार जी को आपसे अलग होने का फैसला लेना पड़ा। कौन किसके प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश करता है, कौन बढ़ाने की कोशिश करता है, ये 2 दशक बिहार की राजनीति में ये जरूर बताते हैं कि जिस गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार जी रहे, उसी को जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया है। इसलिए आपकी नसीहत की जरूरत तो नहीं है अभय दुबे जी। और बड़ा सवाल ये है कि आप गठबंधन की जो गांठें, जिस पर गौरव जी आपने पहले कहा कि मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूं, मैं तो ये कहूँगा कि आप जो संदेश देना चाहते थे उसमें आप विफल हुए, इसलिए कि कल अंततः जो चुनाव के नतीजे हैं वो आपको पहले से पता है। अभी आप जितना भी समेटने की कोशिश करेंगे, अंतिम नतीजा यह है कि आपने इस शर्त की राजनीति में डिप्टी स्पीकर भी गवा दिया और स्पीकर आपका होना नहीं था। तो कुल मिलाकर के जो इसका जो विश्लेषण जब होगा, ये 72 घंटे तक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। राजीव जी, शर्त की राजनीति में आपने डिप्टी स्पीकर का पद गवा दिया, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। मतलब क्या बीजेपी एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देना चाहता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने शर्त रख दी इसलिए आप लोगों ने नहीं दिया? अब देखिए, जब शहजाद पूनावाला ने आपके शो में ऑन रिकॉर्ड कहा कि राजनाथ सिंह जी ने जो कोट अनकोट जो भी बातें कही उसको उन्होंने आपके सामने रखा, और मैं समझता हूं किसी भी दल को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो पार्टी की जो ऑफिशियल राय है, जो स्टैंड है, उसी को आपके सामने रखेंगे। तो इसमें अब कोई पर्दा की गुंजाइश नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि अभय दुबे जवाब देना चाहते हैं। ओके, लेकिन आपने अभी मैंने कंडीशनल कहा, इसीलिए ये परेशानी हुई। अभय दुबे, मैंने अभी एरोगेंस की बात की थी तो आप मुझ पे भड़क रहे थे। अब आप देखिए, यहां पर साफ कह रहे हैं एनडीए के घटक दल कि आपने वहां पर अड़ियल रवैया अपनाया। आप वहां पर माई वे और हाईवे, जैसा कि यहां पर शहजाद कह रहे हैं, वो किया, इसलिए आपके हाथ में, आशुतोष जी इसके बाद आऊंगा, इसलिए, और जल्दी छोटा जवाब दीजिएगा, इसलिए आपके हाथ से डिप्टी स्पीकर का पद निकल गया। गौरव अग्रवाल जी, देखा ना, दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कोट करके राजीव रंजन जी ने जो बात कही वो मेरी बात को सिद्ध कर दिया। इतना बड़ा अहंकार कि काला शर्ट पहनकर क्यों आए, सफेद बातें क्यों की, आपने ये क्यों शर्त रख दी, आप, अरे साहब साधारण बात थी। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम आपको जवाब देते हैं, वो जवाब नहीं दिया। इसमें कोई ये बात थी ही नहीं। ये अहंकार है शुद्ध रूप से मोदी जी का। मैंने कहा तो था आपको, वो सिद्ध हो गया दोनों की बातों से।
राजीव रंजन जी, मैंने जो चिंता व्यक्त की वो प्रजातंत्र की है। हाँ, मुझे मेरे दल की चिंता करनी चाहिए, आपके दल की चिंता करूं ना करूं, लेकिन प्रजातंत्र की चिंता करने का दायित्व बिल्कुल करिए। प्रजा ने आपको चुन के भेजा है प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए भाई, लेकिन आशुतोष वर्मा, प्रजा ने अगर प्रजातंत्र की रक्षा करके भेजा है आपको चुन के, तो आपसे ज्यादा तो इनको भेजा है। फिर अगर आप माई वे और हाईवे करेंगे तो जाहिर है वो भी तो ऐसा ही करेंगे ना। मैं आ रहा हूं। नहीं गौरव जी, इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर विपक्ष ये कहता कि हम राजनाथ सिंह के साथ मिलने नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं ये माईवे हाईवे था। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से केसी वेणुगोपाल जी और टीआर बालू जी दोनों लोग ने राजनाथ सिंह से वार्ता की, और वार्ता में इंडिया गठबंधन ने ये भी कहा कि हम आपके प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे और ये वाकई लोकसभा का अध्यक्ष जो है निर्विरोध होना चाहिए, लेकिन हमें कम से कम एक उपाध्यक्ष का पद हमको दीजिए जो परंपरागत होता है। परंपराओं की बात भारतीय जनता पार्टी बोलती है। वो बात इनको याद दिलाइए कि जीवी मावलंकर का जब हुआ था और शांताराम मोरे दोनों लोग थे, तो शंकर शांताराम मोरे ने अपना वोट जो है वो कांग्रेस के उसको दे दिया था, कहा था ये स्वस्थ परंपरा का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी हमको समझा रही है उसी आप और वो कह रहे हैं हुआ था ना 52 में, उपाध्यक्ष पद देने में वो हुआ और 394 वोट जो है वो सत्ताधारी पक्ष को मिले थे। एक मिथ ये भी टूटेगा, एक मिथ आपने आज तोड़ा और मेरे कहने का मतलब ये है पहले भी लोकसभा के स्पीकर को लेकर चुनाव हुए हैं देश में। चलिए ठीक है, आपने अच्छी बात कही, आगे बोलिए सर। जी हाँ, 52 में भी हुआ और 76 में भी हुआ। ये तीसरी बार होगा, ये तीसरी बार होगा जी। मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का अड़ियल रवैया या प्रधानमंत्री मोदी का ये जो एकाधिकार ऑटोक्रेटिक रवैया है, ये आज भी खत्म नहीं हो रहा है। और देश ने इसी को खत्म करने के लिए इनके 96 एमपी और 20 सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को हरा दिया है, लेकिन अपनी हार नहीं कबूल कर रहे हैं, अपने अड़ियल रवैये पे लड़के हुए। हार कबूल करने की क्या सरकार उन्होंने बनाई है भाई, बताइए हार क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं शहजाद, आप बताइए। बैसाखियों की सरकार जिंदाबाद है, चलाते रहे। बैसाखियों की सरकार कह रहे हैं वो। हाँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी आने दीजिए। इन्होंने परंपरा सरकार, इन्होंने परंपरा की बात की, तो ये कैसी परंपरा है कि ये दिल्ली में परंपरा लागू, तेलंगाना में नहीं, हिमाचल में नहीं, कर्नाटक में नहीं, बंगाल में नहीं। भाई साहब, लोकसभा की बात हो रही है, विधानसभा की। आशुतोष जी बोलें दीजिए बात तो सुन लो भाई। ये कहीं का रोड़ा कहीं का वो थोड़ी लाओगे, लोकसभा को विधानसभा से कंपेयर बोलोगे। सुनो तो, ये तरीका नहीं हो। लोकसभा की बात हो रही है, 1952 से लोकसभा की बात हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जिला पंचायत को जोड़ने लगे, अभी प्रधानी को चुनाव तो संसदीय परंपरा की हो रही है। सर शहजाद आपका टर्न है, आप बोलिए। दिस इज माई टर्न टू स्पीक, मेरी पार्टी का समय है, मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से अपनी बात शुरू करूंगा। पहले इन्होंने परंपरा की बात की, तो संसदीय परंपरा क्या दिल्ली के बाहर लागू नहीं होती है क्या? पंजाब में लागू नहीं होती, बंगाल में लागू नहीं होती, तेलंगाना में लागू नहीं होती, हिमाचल में लागू नहीं होती? गौरव जी, क्या ये इस प्रकार से डिबेट हो सकती है जहां पर मैं अपने समय के लिए बहुत अच्छे प्रवक्ता है, भीख मांगता हूं? आशुतोष जी बहुत अच्छे प्रवक्ता, आशुतोष जी उनको बोलने दीजिए, फिर अभी आप ही को बोलने का मौका दूंगा। शहजाद 30 सेकंड की बात खत्म कीजिए। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शहजाद। 30 सेकंड में खत्म कीजिए अपनी बात, फिर मैं आ रहा हूं। 30 सेकंड में मैं अपना पूरा समय लूंगा। बोलिए, आप बोलिए, लेकिन समय आप डिबेट का कम है क्योंकि फिर वो बोल नहीं पाएंगे। बोलिए 50 सेकंड बोलिए शहजाद को बोलने दीजिए। शहजाद बोलिए आप। मैं फिर से शुरू करूंगा। परंपरा की इन्होंने बात की, ये दिल्ली की परंपरा जो है, ये पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, बंगाल में परंपरा की नहीं। इन्होंने राजनाथ सिंह को 3 बार कोट किया कि राजनाथ सिंह ने कहा मैं कॉल बैक करूंगा। अब मैं आपको राजनाथ सिंह जी का बयान सुनाता हूं, सुनिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का नहीं, वो बयान टीवी ने सुनिए। खड़गे जी का प्रश्न, एक सीनियर लीडर है, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। 3 बार बात की गई है खड़गे जी से, कल से लेकर आज तक। और कन्वेंशन की बात करने वाले, मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि कन्वेंशन इतना था तो कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों नहीं अटेंड किया आपने? कन्वेंशन इतना था तो इंडिपेंडेंस डे पर खड़गे जी कहां थे? कन्वेंशन की बात है तो राहुल जी का वो बयान दिखा दीजिए कि मोदी जी चलिए आशुतोष जवाब देंगे, लेकिन पहले ठीक है, आपको शुभकामनाएं, सरकार ठीक है। बड़ी खबर आ रही है, लेकिन पहले आशुतोष जवाब देंगे। आज फिर अभय जी आ रहा हूं। आशुतोष जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए। बहुत ज्ञानी प्रवक्ताओं को ये बताओ, संसदीय परंपराओं की बात हो रही। संसदीय परंपराओं का मतलब ये होता है कि संसद में होने वाली परंपराएं। अब इस तरीके से वो प्रधानी के चुनाव की बात करने लगेंगे, फिर मेयर के सदन की बात करने लगेंगे, फिर विधानसभा की बात करने लगेंगे। अरे
अरे भैया आप आम असेंबली को में आम से राष्ट्रपति मिलाओगे के ना, आम तो चुनाव इमली से थोड़ी मिलाओगे। परंपराएं चल रही है, नहीं, आप क्या उनको बोल बोलिए। रहे हैं? अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, अब संसदीय शहजादी बीच परंपरा में नहीं मत चलती वहां पे। बिल्कुल चलती है। अब मैं जीत उनकी बात मत बोले बोलिए। जा रहे हैं। उनकी बात आ जाए अब तब तो जीत आप काउंटर मेरी करेंगे। बात आने दी उन्होंने। बात आने दी। अरे भाई बोलिए, क्या फिर बोल वही रहे हैं बात है, यही तो परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की, जब कुतर करने नहीं, आप लगते हैं। बोलिए बोलिए। संसदीय परंपराओं की बात 1952 से लेके 2024 तक की बात हो रही है। शहजाद पूनावाला उसको तो सर, कंपेयर उसी कर रहे हैं विधानसभा उसी से। परंपरा में एक मिनट शहजाद, एक मिनट, उसी परंपरा में तो कांग्रेस ने अपने पास डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों रखे। चलिए आप मत जाइए विधानसभाओं की तरफ। मैं क्या कह रखे ना रहा हूं? आपके दूसरी साथ चीज, कांग्रेस ने। पहली चीज है, जो परंपरा होती है उसका निर्वहन होना चाहिए, जो नहीं कर रहा है वो गलत है। और हम इस बात को मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई। अभी आपने खुद बोला 3 बार उन्होंने बात करी, केसी वेणुगोपाल जी ने बात करी, बालू जी ने बात करी, आपका जवाब नहीं आया। तो चुनाव एकमात्र था। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है। एक मिनट देखिए, एक बड़ी खबर आ गई। अब ये विपक्षी दल इंडिया के, विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक और बुरी खबर आ रही है सर। देखिए, स्पीकर के चुनाव में एनडीए का समर्थन करेगी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, ये सूत्र बता रहे हैं। वाईएसआरसीपी का एनडीए को समर्थन देने का ऐलान। लोकसभा में वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं, यानी एनडीए का जो लक्ष्य बताया गया कि 300 के ऊपर जाना है वो कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि वाईएसआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, उसने अब एनडीए का समर्थन करने का ऐलान किया, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अब यही तो मैं जो कहना चाह रहा हूं अभय दुबे, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आप लोग आ तो रहे हैं बीजेपी से कहने कि हमें विपक्ष का सांसद दो, लेकिन जो संसद में जो ना तो नंबर आपके पास है और ना एक हिसाब से देखें तो कन्वेंशन की पूरी बात आपकी सही साबित होती है। देखिए गौरव अग्रवाल जी, जब हम मणिपुर पर चर्चा चाहते थे, प्रधानमंत्री जी नहीं माने, हम अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए, तो लोकतंत्र की जीत हुई ना। मणिपुर का मां बोलना पड़ा, चाहे हमारे वॉकआउट करने के बाद बोला। प्रजातंत्र में चुनौती देना चाहिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए। जीत हार ये सुनिश्चित नहीं कर देगी इस समय भी। और जहां तक आपने वाईएसआर की बात की है, तो साहब वहां की राजनीति अलग है। अभी चंद्रबाबू नायडू जी का रुख देखिएगा, वो तो इसलिए शरणम गच्छामी हुए कि वो चाहते हैं कि वो बाहर रहे, जो मुकदमा उन पर चल रहा है। मैं आपकी बात सही है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए आप यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब आप जानते हैं कि आप जीतेंगे नहीं, लेकिन आप ये कि यहां पर दिखाना चाहते हैं ये सिंबॉलिक लड़ाई है कि हम बीजेपी को ऐसे निर्विरोध नहीं जाने देंगे, ये कह रहे हैं ना आप? देखिए, ये तो निर्णय होगा परिणाम आने के बाद। आज मैं या आशुतोष जी ये नहीं कह सकते, लेकिन क्या लड़ना छोड़ दें? अगर प्रचंड बहुमत था तो घुटनों के बल ला दिया कि नहीं ला दिया हमने? कितने अहंकार में थे चुनाव के पहले, और ये अहंकार देश के लोगों ने खत्म जवाब किया है। दीजिए शहजाद। ये देश के लोगों का जनादेश है। ओके, आप समालोचना जवाब करिए। लेते हैं। सरकार ओके। अगर रास्ते से भटक जाए तो रास्ते पर लाइए। रास्ते पे आपको ला रहे हैं शहजादी, आप रास्ते से भटक रहे हैं, रास्ते पे लाने के लिए चुनाव हो रहा है। आज अभय दुबे जी ने बता दिया कि इनके लिए दलितों का महत्व केवल सांकेतिक लड़ाइयों के लिए ही है। जहां जीत सकते हैं वहां पर आगे नहीं करेंगे, जहां जीत नहीं सकते, जहां संख्या बल नहीं है, बीच में फिर से बोल रहे हैं समय कम है, क्या तरीका लड़ाई है में ये? आपसे लड़ाई में मत समय गुजारिए। ये तरीका थोड़ी हो सकता है। अभय जी, मैंने पूरी बात वो सुनी, बीच आपने में मुझे नहीं बोल रोका। रहे थे। हाँ, वो सुन लीजिए अभय जी, सुन लीजिए, समय कम है, जहां जल्दी से। पर संख्या नहीं है तो सुशील कुमार शिंदे आगे, मीरा साहब, कुमार को आगे, आप जहां दे पर दीजिए संख्या ना नहीं है के समर्थन। सुरेश आगे, और जहां संख्या है वहां पर आपके राहुल हाथ गांधी थोड़ी आगे। आते कीजिए। ये दलित विरोधी मानसिकता, इसीलिए कल्लकुरुचि पर कुछ नहीं बोले, इसीलिए ट्राइबल महिला के साथ जो तेलंगाना में उस पर कुछ नहीं बोले। इसीलिए हाथ ये में लिया। अभय दुबे जी का बयान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप गिनाते रहिए मध्य प्रदेश में आपके क्या हाल हुए हैं, आप तो वहीं से है भाई साहब। बताना मध्य प्रदेश में ही क्या हाल हुआ है? इसी उम्मीद के साथ कि चलिए आने वाले जो 5 साल हैं उसमें चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, देश हित में जिस तरह से जनता ने उनको चुनकर भेजा है, सार्थक बहस करेंगे, अच्छी बहस करेंगे और देश हित में काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।